दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हीमोसाइटोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे हीमोसाइटोमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं आज हीमोसाइटोमेट्री के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? हीमोसाइटोमेट्री। हीमोसाइटोमेट्री क्या है बेटा? हीमोसाइटोमेट्री में आता ही आपका हीमोसाइटोमीटर। क्या आता है आपका? हीमोसाइटोमीटर। हम हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमेट्री। अब भैया इसके नाम में भेद छुपा है, हम देखेंगे। हीमो यानी कि आपके ब्लड है ना, आपका ब्लड सेल हो गया ब्लड। साइटो यानी कि सेल है ना, साइटो यानी सेल। और मेट्री यानी कि मेजरमेंट या उसकी स्टडी। तो हम क्या कर रहे हैं? हीमो यानी ब्लड सेल की क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? इसका मेजरमेंट देख रहे हैं हम। हीमो सेल का मेजरमेंट, ठीक है, उसके में मेजरमेंट कितना है यानी कितनी उसकी वैल्यू है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसको देखो, तो ये टर्म बनता है ऐसे में हीमोसाइटोमेट्री। अब स्टार्टिंग में जब हम इसको पढ़ते हैं बेटा, आज मैं आपको बहुत सारे प्रकार के होते हैं ये, जैसे कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है जिसमें हम सिर्फ WBC का काउंट करते हैं, है ना। एक होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जो हम न्यूबार्स चैम्बर में नहीं करते हैं, हम स्लाइड बना के करते हैं ना। डिफरेंशियल और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में अंतर होता है, ठीक है। हाँ, आज वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आज टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट, यानी कि हम देख रहे हैं आरबीसी को कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि आरबीसी को हम कैसे काउंट करेंगे। अब आरबीसी को काउंट करने के पहले हम जानेंगे कि भाई आरबीसी में क्या क्या कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्यों बढ़ जाती है, क्यों घट जाती है, प्रिंसिपल, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि आरबीसी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैंने जब आपको हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पढ़ाया था और ब्लड सेल्स का बताया था कि ब्लड सेल फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ मैं। जिन बच्चों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो हम इसमें देख लेंगे फिर से थोड़ा सा, कि एक एक प्रोसीजर तो नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा कि बनता कैसे है ब्लड आपका, कहाँ से बनता है। एक तो बोन मैरो से बनता है ना, एक तो आपका बोन मैरो हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, और क्या हो गया? लिवर। इन तीन चीजों से बनता है। कब बनता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीटस यानी जो शिशु या भ्रूण जब प्रेगनेंसी के समय गर्भ के अंदर रहता है ना, यूट्रस में जब फीटस रहता है, उस समय वाली स्टेज में, इन्फेंट वाली स्टेज में जो ब्लड आपका सिंथेसिस होता है वो आपका बोन मैरो से भी होता है, आपका स्प्लीन से भी होता है, और कहाँ से? लिवर से भी होता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है? फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। पर जब बच्चे का यानी कि फीटस का आफ्टर बर्थ यानी बर्थ के बाद, जैसे ही बर्थ होता है उसके बर्थ के बाद कहाँ से बनना चालू हो जाता है? सिर्फ बोन मैरो में ही बनता है। बाकी सारी चीजें जैसे कि स्प्लीन में बन रहा था भाई, लिवर में बन रहा था, इन चीजों में बनना बंद हो जाता है। अब बनता है सिर्फ काय में बनता है? बोन मैरो में बनता है। और कौन सी बोन मैरो में बनता है? बोन मैरो भी दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव होती है और एक इनएक्टिव होती है। तो जो लॉन्ग शाफ्ट्स रहते हैं यानी बोन के जो एंड रहते हैं, एंड जो टर्मिनल एंड्स रहते हैं, जैसे कि बोन है आपकी, ये बोन है, रफ डायग्राम बता रहा हूँ। तो ये जो एंड्स है, ये एंड्स, ये जो एंड्स है ना, जो आपका स्पॉन्जी बोन रहता है, यहाँ पे जो बोन मैरो प्रेजेंट रहती है इनमें बनता है, जो कि रेड बोन मैरो रहती है, जो एक्टिव फॉर्म में रहती है। और बीच में जो रहती है आपकी येलो रहती है, जो इनएक्टिव रहती है। तो इनएक्टिव में नहीं बनता है, एक्टिव जो बोन मैरो रहती है वहाँ पे आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे आपकी आरबीसी बनती है, आपके लाइफ टाइम बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अब बर्थ के समय में कितनी, जैसे तुरंत बच्चा जैसे पैदा होगा, तुरंत पैदा होने के समय कितनी रहती है इसकी वैल्यू? 6.5 to 7.5 मिलियन पर क्यूबिक mm रहती है। कितनी रहती है? 6.5 to 7.5 मिलियन क्यूबिक पर mm कितनी रहती है इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है, किसकी? फीटस की। तुरंत बर्थ के तुरंत बाद इतनी, इसकी जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो इतनी वैल्यू निकलेगी। अब क्यों निकलेगी? क्योंकि अभी तक तो ये अंदर था, है ना, अभी तक डिलीवरी होने के पहले बच्चा अंदर था, है ना, यूट्रस में था। तो क्या तीनों जगह से आ रहा था भाई, उसका बोन मैरो से भी आ रहा था ब्लड फॉर्मेशन, उसका लिवर से भी आ रहा था, उसका स्प्लीन से भी आ रहा था। जैसे ही बाहर आ गया है तो उतना तो ब्लड रहेगा ही ना, उसमें हाई रहेगा, हीमो कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। पर जैसे ही बर्थ के 1 घंटे बाद क्या होता है, अगर आप टेस्ट करोगे तो ये जो लेवल आया है वो
डिक्लाइन होने लग जाता है, यानी गिरावट आने लग जाती है उसके ब्लड कंसंट्रेशन में, यानी आरबीसी लेवल क्या होता है, कम होने लग जाता है। एट द एंड ऑफ 15 days to 1 month इट कम्स टू नॉर्मल लेवल, और 15 दिन से 1 महीने के एंडिंग में यानी अंत में क्या होता है, जब बच्चा 15 दिन या 1 महीने का हो जाता है तो क्या होती है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है ब्लड की, वो एक अडल्ट में जितनी वयस्क में जितनी रहती है उतनी आ जाती है। जैसे कि नॉर्मल वैल्यू जो आपकी 4.5 जो टू 5.5 जो वैल्यू है, या तो 4.5 टू 6.0, हर जगह की अलग अलग वैल्यू रहती है। वैल्यू को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होना, किसी लेबोरेटरी का कोई स्टैंडर्ड रहते हैं, कोई लेबोरेटरी के कोई स्टैंडर्ड रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एकदम आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, है ना, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू हो जाती है। तो ये मत सोचना कि भाई हमारे लैब में तो इतनी वैल्यू है तो ये सर गलत पढ़ा रहे होंगे, या तो हमारे इधर की गलत है, सर सही पढ़ा रहे होंगे। नहीं, गलत आप भी नहीं हो, गलत मैं भी नहीं हूँ, वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है, इतना अंडरस्टूड है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, सबसे पहले मैंने बताया कि भाई बर्थ के समय सब आरबीसी हर किसी में मतलब जगह से बन के आ रही है, इसलिए ज़्यादा रहती है। बर्थ के तुरंत बाद जब आप टेस्ट करोगे तो ज़्यादा उसकी वैल्यू रहेगी, पर 1 घंटे बाद करोगे तो स्लाइटली डिक्लाइन होने लग जाएगा उसका लेवल, क्योंकि अब जो है बनना हर जगह से बंद हो गई है। सिर्फ बन रही है कहाँ से बन रही है भाई, बोन मैरो से बस आरबीसी बन रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 15 से 1 महीने में क्या हो रहा है, जब बच्चा इतने दिन का हो जाता है तो जो वो आरबीसी जो बनती है, वो बनने का जो लेवल है उसका वो नॉर्मल हो जाता है, और सिर्फ बोन मैरो से बनने के कारण जो उसका नॉर्मल वैल्यू है आपकी 4.5 या 5.5 तक जो उसकी वैल्यू है वो उसमें आ जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना है हमको कि किस कंडीशन में आरबीसी का लेवल या आपका हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और किस कंडीशन में आपका हीमो कंसंट्रेशन घटता है। तो जो इंक्रीज लेवल है बेटा वो होता है बर्न्स में और डिहाइड्रेशन में। अब बर्न्स और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बर्न्स यानी कि जलना, है ना, या किसी तरीके से बच्चा जल गया है या कोई भी जल गया है, बर्न वाली कंडीशन में क्या होता है, आपका जो फ्लूइड रहता है फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा। अब आरबीसी तो उतनी की उतनी है ना, आरबीसी की उतनी की उतनी है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि फ्लूइड कम हो गया है पर आरबीसी उतनी की उतनी है। तो इस तरीके से उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है, आरबीसी भी उतनी रहती है। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आरबीसी ज़्यादा बनने लग जाती है, नहीं, आरबीसी उतनी ही रहती है, पर क्या हो गया कि फ्लूइड भाई कम हो गया है, ठीक है, इसलिए आपको आरबीसी ज़्यादा नजर आ रही है। अब ज़्यादा फ्लूइड कर लोगे तो डायल्यूट हो जाएगी वो, ठीक है, ज़्यादा फ्लूइड कर लोगे तो डायल्यूट हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि आरबीसी कम है, पर जब उसका कंसंट्रेशन ही कम कर लोगे आप फ्लूइड का तो क्या दिखेगी आपको, उसमें आरबीसी ज़्यादा दिखेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका बर्न्स में क्या होता है, आरबीसी का या हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और वही सेम कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन और बर्न्स में सेम कंडीशन हो रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। बर्न से क्या हो रहा है, फ्लूइड आपका वो हो गया, इवेपोरेट हो गया, जल गया है फ्लूइड, है ना, तो उससे कम हो गया आपका फ्लूइड, तो उस कंडीशन में भी आप डिहाइड्रेटेड हो गई आपकी बॉडी। और डिहाइड्रेट किसके कारण हुई है, पानी की कमी के कारण, ठीक है, आप पानी कम पी रहे हो। और इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब बॉडी में पानी की कमी यानी फ्लूइड की कमी हो जाती है, तब भी क्या हो जाता है, हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब घटता किस कंडीशन में घटता है, ओल्ड एज में, यानी ज़्यादा व्यस्त उम्र में, बुजुर्ग अवस्था में कम हो जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है भाई, अब बॉडी कमज़ोर हो गई है, ज़्यादा आपका खाना पीना वैसा नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज वैसी नहीं है, आप की जो बॉडी जिस तरीके से उसको यूटिलाइज करना चाहिए चीज़ों को नहीं कर पा रही, डाइजेशन वैसा नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। और बोन मैरो जो सिंथेसिस जो कर रही है आरबीसी वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, एक एज के कारण कमज़ोर होने लग जाती है ना बॉडी, इसलिए भी क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है लेवल ओल्ड एज में, है ना, बुजुर्ग अवस्था में, प्रेगनेंसी और एनीमिक कंडीशंस में, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, फीटस को या इन्फेंट को क्या ज़रूरत रहती है, पोषण देने की ज़रूरत रहती है माता को, है ना। तो जब मादा जब देती है पोषण किसको, शिशु को, उस समय क्या होता है, आपका आरबीसी लेवल कम हो जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में कमी हो जाती है। और क्या में होता है आपका, एनीमियाज में, एनीमियाज यानी कि ब्लड की कमी, यानी कि फॉर्मेशन। अब एनीमियाज बहुत सारे प्रकार के होते हैं बेटा, वो हम नहीं आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो शायद मैं आपको कवर कर चुका हूँ एनीमिया, है ना, आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत प्रकार के एनीमियाज होते हैं। इन कंडीशन में भी क्या होता है, आरबीसी का बनना ही कम हो जाता है। किसी कंडीशन में वो सही शेप की नहीं बनती है तो वो
अंदर रप्चर हो जाती है। किसी कंडीशन में क्या होता है कि छोटी बन रही है, किसी कंडीशन में बहुत बड़ी बन रही है। माइक्रोब्लास्टिक, नॉर्मोब्लास्टिक, मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया, इस तरीके के एनीमिया होते हैं। और कुछ एनीमिया होते हैं जिसमें कि बोन मैरो ही प्रोडक्शन बंद कर दे रही है, वो सही तरीके से उस लेवल का प्रोडक्शन है आरबीसी का नहीं कर पा रही है। तो इस कंडीशन में भी क्या होते हैं, आरबीसी आपका कम हो जाता है। तो ये था क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इंक्रीज डिक्रीज क्यों हो रही है। अब हम देखेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू। भाई इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में यानी पुरुषों में होती है 4.5 to 6.0 मिलियन पर सीयू यानी क्यूबिक और एमएम, है ना। पर क्यूबिक एमएम कितनी होती है, मेल्स में होती है। याद रखना आरबीसी की वैल्यू मिलियंस में होती है। कितनी होती है, मिलियंस में। और प्लेटिलेट्स की होती है लैक्स में। लोग क्या करते हैं, आरबीसी और प्लेटिलेट्स का क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। प्लेटिलेट्स का मेजरमेंट वो आरबीसी में कर देते हैं और आरबीसी का मेजरमेंट वो कर देते हैं प्लेटिलेट्स में। कंफ्यूज हो जाते हैं लैक और मिलियंस में, ठीक है। मिलियन यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है। 10 lakhs का होता है 1 मिलियन। अब मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा इतना, आपको मैं बता रहा हूँ। 1 मिलियन यानी 10 lakhs, यानी समझ लो कि आरबीसी की वैल्यू कितनी होती है ना, ठीक है। तो कितनी होती है इसमें, मेल्स में होती है 4.5 to 6.0, उसको 5.5 भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। पर एक स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हम बुक्स में, हम थ्योरी में बेटा हम इतना ही लिखते हैं, बाकी रिपोर्ट्स में हम कम लिख देते हैं। पर जब हम थ्योरी में लिखने जाते हैं ना, तो हमको कुछ वैल्यूज वैसे ही लिखनी पड़ती है थ्योरी के हिसाब से। तो अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी के बाद मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसमें कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, मेन हमारा मोटिव यही है आपको बताना कि टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और फीमेल्स में कितना होता है 4.0 to 5.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। अब फीमेल्स में कम क्यों होता है आरबीसी, क्योंकि फीमेल्स में इसलिए कम होता है बेटा बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस किसके समय होता है, मेंस्ट्रुएशन के समय होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के समय, पीरियड्स के समय क्या होता है, फीमेल्स में ब्लड लॉस होने के कारण आरबीसी की वैल्यू यानी ब्लड की वैल्यू थोड़ी पुरुषों की अपेक्षा में यानी इन कंपेरिजन ऑफ मेल्स कम ही रहती है। फीमेल्स में ब्लड की वैल्यू, ठीक है, लेवल्स कम रहते हैं। अब स्पेसिमेन यानी कि आप क्या यूज करते हो टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट करने के लिए, आपको किस तरीके के सैंपल, क्या सैंपल आपको जरूरत रहेगी यूज करने के लिए। बाल तोड़ के तो नहीं कर लोगे आप, है ना, नाखून निकाल के तो नहीं कर लोगे, इस तरीके के सैंपल तो आप यूज नहीं करोगे। क्या सैंपल्स की हमको जरूरत पड़ती है आरबीसी काउंट करने के लिए, तो और किस चीज में हमको लेना पड़ता है वो सैंपल को। तो सबसे पहले लेते हैं या तो हम डबल ऑक्सिलेटेड वाइल्स, नहीं ये क्या है, ऑक्सिलेट क्या है, एंटीकोगुलेंट है। या तो ईडीटीए भी क्या है आपका, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, स्पेसिमेंस में या तो आप डबल ऑक्सिलेटेड में लोगे या तो लोगे आप ईडीटीए ब्लड। किसमें लोगे, डबल ऑक्सिलेटेड। ये क्या है, ऑक्सिलेटेड क्या है आपका, ऑक्सिलेट ये भी एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को कोगुलेट होने से यानी जमने से, थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। और ईडीटी भी क्या है, ईडीटी भी आपका एंटीकोगुलेंट है। तो दोनों में से आप किसी भी एंटीकोगुलेंट पे आप ब्लड ले सकते हो ताकि आपका ब्लड जमे ना। जम जाएगा बेटा तो आप कैसे काउंट करोगे, है ना। चीज को अगर आपको काउंट करना है तो कैसे करोगे, कोई चीज अगर जम गई, गुत्था होगी, तो कैसे आप उसको काउंट करोगे, हमको उसको अलग अलग करके रखना है ना। ये क्या करता है, सेल्स को अलग अलग करके रखता है, जमने नहीं देता है, ठीक है। और एक कैपिलरी ब्लड, कैपिलरी ब्लड यानी कि आप फिंगर प्रिक करके भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। फिंगर प्रिक करके ये जो है ये कहाँ से, आप वीनस ब्लड है, ये वेन से लेते हैं। ऑक्सिलेटेड या ईडीटी ब्लड हम कहाँ से लेते हैं, वेन से, यहाँ से विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वेन्स में आप कहाँ पे भी साइट मिले, आपको यहाँ पे साइट मिल सकती है, ये साइट मिल सकती है। कुछ कंडीशन में अगर यहाँ और यहाँ अगर वेन नहीं मिल रही है पेशेंट्स की, तो पैर में से भी निकाला जाता है ब्लड। मोस्ट कंडीशंस में जब इन्फेंट्स में यानी जो नवजात जो शिशुज रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनमें ज़्यादातर ब्लड सैंपल अगर यहाँ और यहाँ वेन्स, तो उनको बहुत मुश्किल रहती है मिलना, क्योंकि बहुत पतली वेन्स होती है उनकी, तो उनकी पैर से निकाली जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जैसे कि एनीमिक हो गए पेशेंट, या डिहाइड्रेटेड पेशेंट रहे, या तो पेशेंट ऐसे रहे जैसे कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट, किसी की कोई थेरेपी चल रही है ना, थेरेपी वाले पेशेंट्स रहे, कीमोथेरेपी हो गए, कैंसर पेशेंट्स रहे, इन पेशेंट्स की वेन्स क्या बहुत पतली हो जाती है, तो मिलती नहीं है। तो क्या करते हैं हम, पैर से भी या तो इंजेक्शन लगाना या सैंपल लेना, कहाँ से, पैर से भी ले सकते हैं, पैर की नसों से, ठीक है। तो कैपिलरी ब्लड, डबल ऑक्सिलेटेड या ईडीटीए ब्लड, इनसे क्या होता है, सैंपल निकाला जाता है। हाँ, और एक और सैंपल रहता है जो फीमरस
रहता है, यानी थाइज में से फीमरस एक रहती है कैपिलरी वेन्स जाती है, वहाँ से भी निकाला जाता है। तो वहाँ से बहुत रेयर कंडीशन में निकाला जाता है और निकाला जाता है बाय द एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन निकालता है उसको। टेक्नीशियन भी निकाल सकता है वो भी, पर एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो और अलाउ हो हॉस्पिटल के द्वारा अथॉरिटी को निकालने की, वही निकाल सकता है फीमरस वाली जगह से। ठीक है, वैसे बहुत मोस्टली कंडीशन में निकाल सकते हैं वहाँ से, जहाँ पे बिल्कुल जैसे जब कोई भी जगह से नहीं मिल रहा है तब वहाँ से निकालते हैं। बाकी तो फिर आपका ये नॉर्मल जो साइड्स हैं आपकी आर्म्स वगैरह में से और पैर से या यहाँ से रिस्ट में से निकाली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में क्या है बेटा, इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इसका ब्लड स्पेसिमेन इज डाइल्यूटेड, ब्लड स्पेसिमेन को डाइल्यूट करते हैं 1:200 में with RBC diluting fluid and cells are counted under high power 40x ऑब्जेक्टिव में लेंस में इसको करा जाता है। सिंपल सा इसका मीनिंग है ब्लड स्पेसिमेन इज डाइल्यूटेड, यानी कि ब्लड स्पेसिमेन को हम डाइल्यूट करते हैं 1:200 रेशियो में, 1.2 मतलब 1:200 में हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ, यानी ब्लड को और आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को दोनों का मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, सेल्स को हम काउंट करते हैं हाई पावर माइक्रोस्कोप में 40x की पावर पे हम ऑब्जेक्टिव लेंस का जो 40x का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई आपको, ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा चीजें भी क्लियर हो जाए आपकी और कुछ छूटे भी ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको इसका प्रोसीजर और रिएजेंट्स नहीं लिखे हैं, इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बोल के बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इरिथ्रोसाइट काउंट देख रहे हैं कि हम इरिथ्रोसाइट काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, इरिथ्रोसाइट काउंट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर्स है बेटा कि अब हमको करना कैसे है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। ठीक है, कि जब आप थ्योरी में या एज अ कोई आपका वाइवा होता है, सामने कोई बैठा है बड़े बड़े चश्मे वाला आपसे पूछ रहा है अगर कि इसको कैसे करना है, या बहुत पीएचडी लेवल का एक्सपीरियंस बंदा बैठा है जो तैयार है आपको पानी पानी करने के लिए, क्योंकि वो तो पूछेगा भाई उसको जितना नॉलेज है ना, उस लेवल का वो पूछेगा। पर पूछने वाले को भी इतना समझ में आना चाहिए कि भाई तुम उस लेवल पे एक पढ़ के पहुंचे हो, बंदा तो अभी पढ़ रहा है ना, तो उसको उसके लेवल का क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आप इतना भी बता दोगे तो बहुत है। एक समझदार एक्सटर्नल आपको इतनी चीज में भी बहुत अच्छे नंबर दे देगा। एज अ वाइवा जब आप बताते हो और एज अ इंटरव्यू आप जब जाते हो, है ना, एज अ इंटरव्यू आप कहीं देने जाते हो तो ये सब पॉइंट्स जरूरी हैं। और ऑल्सो इन एग्जामिनेशन जब आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको यही पैटर्न में चीजों को लिखना है। टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट आया तो आपको ये सब चीजें पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, तभी भाई अगर 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है तो बंदा आपको तभी तो देगा जब आप कुछ लिखोगे। इस सिंपल लिख लोगे भाई इरिथ्रोसाइट काउंट यानी कि आरबीसी को काउंट करना होता है, न्यूबर्स चैम्बर बनाए, कैलकुलेशन लिखे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड के नाम लिख दिए, मेजरमेंट लिख दिए और हो गया। नहीं बेटा, आपको सारी चीजें उसको मेंशन करनी पड़ेगी, तभी एक आपका एक आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने इस वीडियो में समझी। अब इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसका पिपेट्स में अंतर क्या होता है, न्यूबर्स चैम्बर के बारे में बताएंगे और टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, सारी कैलकुलेशन वाली चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।